Assalamu alaikum dear students, hope you all doing well. Today we are starting our lecture number 6, that is growth and reproduction in bacteria. So बेटा growth and reproduction in bacteria start करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होती है और कौन कौन से मेथड्स से होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है। इट इज़ द प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरियम इनटू टू डॉटर सेल। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, जो हमने पहले पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरियल सेल बेसिकली रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स जो उसके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स इसको क्यों चाहिए? फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है बेटा, ये प्रोलिफरेशन है, यानी बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू, दो हिस्सों में डिवाइड होना। एंड कीप इन योर माइंड, जो हमारे पास बाइनरी फिशन है ये बेसिकली प्रोसेस है फॉलोड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हम इसमें देखेंगे जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमारा जो सिंगल सेल है बैक्टीरियल सेल, इट विल डिवाइडेड इनटू टू सेल, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें कि आपके पास ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल पे बेटा आपको नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आपको इसकी आउटर प्रोटेक्टिव वॉल नज़र आ रही है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। मेजर चीज़ जो यहाँ पे है वो है डिवीज़न ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी कि आपका जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, और इसकी रेप्लिकेशन के बाद बेटा आप यहाँ पे देखते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो अपना जीनोम जो है वो रेप्लिकेट कर देते हैं इनटू टू, एंड दे विल सेपरेट बाय कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अंदर की तरफ सिकुड़ना, और उसके बाद जो है ये दो हिस्सों में आपको सेल स्प्लिट होता हुआ यहाँ नज़र आएगा। इसमें जो कंस्ट्रिक्शन होती है बेटा वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और इट विल रिजल्ट्स इन डिवीजन ऑफ सिंगल बैक्टीरियल सेल इनटू टू डॉटर सेल। ये आपके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गई। तो ये आपके पास है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके अलावा बेटा अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है इसकी फेजेस कितनी हैं इसकी ग्रोथ की। इसकी जो फेजेस हैं ग्रोथ की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को ग्रो करेगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है लॉगरिथम ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल। आपका जो लिविंग बैक्टीरियल सेल है वो कितने हैं, जो यहाँ पे आपको उनका लॉग नज़र आएगा। इसके अलावा टाइम पीरियड, ये कितने टाइम पीरियड में अपने आप को डिवाइड करते हैं। कीप इन योर माइंड देयर आर 4 फेजेस। कितनी फेजेस हैं? 4 फेजेस इन बैक्टीरियल ग्रोथ। पहली फेज़ बेटा हमारी कहलाती है लैग फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि आपके पास कोई बैक्टीरियल सेल इंक्रीज़ नहीं होता इन नंबर, जबकि ये यहाँ पे बिल्कुल स्लीपिंग स्टेज में होते हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर डिवीजन इन लैग फेज़। नेक्स्ट फेज़ जो बेटा आपके पास आती है वो होती है लॉग फेज़। इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं, और इसमें जो आपके बैक्टीरियल सेल हैं उनका नंबर इंक्रीज़ होने लगता है।
इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल, आपका बैक्टीरियल सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। थर्ड फेज़ बेटा हमारे पास आती है स्टेशनरी फेज़। इसमें क्या होता है कि हमारे बैक्टीरियल सेल्स का जो रेट है वो डिवीज़न जो है उनकी, यानी जितने सेल्स बनेंगे उतने ही सेल्स की डेथ होगी, वो बराबर हो जाती है, यानी replication of cells and the death of cells becomes equal in stationary phase। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है इसकी लास्ट फेज है, दैट इज डेक्लाइन और डेथ फेज। बेटा इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं इन देयर नंबर, और इसमें नंबर ऑफ जो आपके बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे, इनका डेक्लाइन शुरू हो जाएगा। सो ये बेसिकली रिलेट कर रहा था आपकी 4 फेजेस से, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इट इज़ रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हमारा जो बैक्टीरिया है, जो एक लिविंग एंटिटी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हम बेटा इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से मुराद ये कि एनवायरनमेंट में ये कैसे रोल प्ले करता है। हम कहते हैं बैक्टीरिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल सिस्टम, यानी ग्लोबल सिस्टम आपकी जो दुनिया का सिस्टम चल रहा है, जिसमें इकोसिस्टम है, आपका एनवायरनमेंट है, उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हम देखते हैं दे हेल्प इन द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि सीज लेस लेबर है। बेटा इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि रुकता नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली चल रहा है। ये वो मजदूरी है जो ये बग़ैर किसी उजरत के कर रहे हैं और हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि जो बेसिकली डीकम्पोजिशन है, बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। किन चीज़ों की डीकम्पोजिशन, आपके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं आपके पास, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बेटा इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। जब ये चीज़ इंसान जानवर मर जाते हैं तो इनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है एंड देन ये रिटर्न बैक हो जाता है इन्वायरमेंट को। तो इसमें हम देखेंगे जो रिलीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, ये इन्वायरमेंट को वापस मिलते हैं, एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गई इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। हमारे पास इकोनॉमिकली बैक्टीरिया किस तरह से हमारा जो है वो साथ दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ याद रखिएगा, इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम इसका रोल देखें एग्रीकल्चर में तो हमें ये फ़ायदा भी दे रहा है, और इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो क्या है, ये जो है बेसिकली डीकम्पोजिशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर की, एक ये फ़ायदा हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स को बैक कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। इसके अलावा बेटा ये स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब है यहाँ पे दे आर रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द अर्थ। ये ज़मीन के अंदर से हार्मफुल जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उसको ये रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। ज़मीन को कैसे ज़रख़ेज़ करेंगे, सॉइल को, ज़मीन, ये मिट्टी को किस तरह ज़रख़ेज़ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा आपको यहाँ पे नज़र आएंगे इंक्रीज़ करते हुए सॉइल फर्टिलिटी को, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपको मिलेगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है उसका कंटेंट हमारी ज़मीन में मौजूद होगा तो हमारे प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और नाइट्रोजन जो है वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म्स, यानी जो आपके सेल में मौजूद आपका प्रोटोप्लाज्म है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, वो प्लांट सेल से रिलेटिंग
उसके प्रोटोप्लाज्म से बात कर रही हूँ कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ये इनके मेटाबॉलिज्म में रिक्वायर होती है। इसके बाद बेटा हम इसका नेक्स्ट रोल पढ़ते हैं इन इंडस्ट्रीज़। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बैक्टीरिया कैसे रोल प्ले करता है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें जो एडिबल चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास बटर है, हमारे पास चीज़ है, ये जो एडिबल प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो हम खाते हैं डेली रूटीन लाइफ में, ये सारी की सारी बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल सेल। और इसमें आप देख सकते हैं इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो इसमें हेल्प कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बटर एंड चीज़। इसके अलावा सेकंड एस्पेक्ट इसका हो सकता है सोरिंग एंड कर्डिंग ऑफ मिल्क बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये भी एक एग्जांपल है बेटा। जैसे कि हमारे पास आप देखें ना, जो दूध को आप दही की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसमें आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो कि लैक्टिक एसिड की जो आपको बेसिकली फर्मेंटेशन करके देता है। और इसमें आप देख लें यहाँ पे कि जो आपकी फर्मेंटेशन होती है वो कैसे होती है। जो आपकी लैक्टोज शुगर है जो मिल्क में मौजूद होती है, इसकी फर्मेंटेशन होती है इनटू ग्लूकोज बाय एन एंजाइम दैट इज़ नोन एज लैक्टोज, जो कि आपका एक एंजाइम है, उसको हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम। और ये जो लैक्टेज एंजाइम है बेटा ये सिक्रीट करता है आपका बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है आपका सिक्रीट करता है लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा जी, एक तो इसका ये रोल हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी जो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है इट इज़ रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे हमारे पास जो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया है वो कैसे होता है। डेफिनेटली कंट्रोल करना ज़रूरी है बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये बीमारियां भी फैलाते हैं। सो इसीलिए हमें इन बैक्टीरियाज की जो एक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, उसे कंट्रोल करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बैक्टीरिया किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। बेटा कीप इन योर माइंड देयर आर टू स्पेशल मेथड विच वी यूज़ टू द कंट्रोल, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल। ये दो तरीक़ों से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। पहली बात आप जो समझने की कोशिश करें कि जो कंट्रोल है, जो ये वर्ड कंट्रोल लिखा हुआ है, ये किसके थ्रू किया जाता है, यानी कौन से एजेंट्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं केमिकल एजेंट्स जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड कीमोथेरेप्यूटिक मेडिसिन्स, या आप केमिकल्स कह सकते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स हैं आपके पास, और एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, जो डिस्ट्रॉय करता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिज़िकल मेथड है उसमें जो हम पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हीट। हीट बेटा वो प्रोसेस है जो कि डीनेचर करता है प्रोटीन को। डीनेचर का यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोटीन की जो फोल्डिंग्स हैं ये उसको खोल देती है। हीट अगर आप प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन्स को, जो उनका 3D स्ट्रक्चर है, जो उनके लेवल्स हैं, जो हमने 4 लेवल्स पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ये जो हैं वो खुल जाते हैं ड्यू टू हीट। अब क्या होता है, मॉइस्ट हीट जो है इसमें बता रहे हैं कि ये मोर इफ़ेक्टिव है दैन ड्राई हीट। और इसके अलावा एक और तरीक़ाकार होता है बेटा यहाँ पे, वो ये है कि बॉइलिंग की वजह से जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है विद इन मिनट्स। वेजिटेटिव सेल्स कौन से होते हैं, जो रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, वो वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं।
और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग के तरीके से जो एक चीज़ रह जाती है वो रह जाता है स्पोर। इसका स्पोर जो है वो बच जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोट होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा हम देखते हैं स्टीम अंडर प्रेशर, भाप के ज़रिए स्टीम बनाना। एक बेटा मशीन होती है, उसका नाम है ऑटोक्लेव मशीन। ये बिल्कुल आपके प्रेशर कुकर की तरह काम करती है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम स्टैंडर्ड लोड देते हैं कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसको अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 250 डिग्री आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टीम प्रेशर है बेटा, ये दिया जाता है ओनली फॉर 15 मिनट्स। और ये स्किल्स जो हैं, यानी कि ये जो तरीक़ाकार जो इस्तेमाल किया जाता है, ये स्पोर्स को किल करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे स्टेरिलाइजिंग भी कहा जा रहा होता है। और इससे क्या होता है, दिस थिंग्स कैन गो रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव क्वालिटी कंट्रोल। इसको करते वक्त हमें अपनी जो इसमें मेजरमेंट्स होती हैं, जो इसका टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास मीडियम होता है, हमें उसका ख्याल रखना होता है, तभी ये जाके इसकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो अचीव होती है। इसके अलावा बेटा एक और प्रोसेस आता है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है बेटा, इसमें एक मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, उसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें जो मेम्ब्रेन है वो फ़िल्टर का काम करती है और स्टेरिलाइज करती है हीट सेंसिटिव लिक्विड्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमारे पास एक और तरीक़ाकार है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, हमारे जर्मिसाइडल लैंप्स होते हैं। जर्मिसाइडल लैंप्स वो लैंप हैं जो जर्म्स को किल करते हैं, और ये यूज़ होते हैं टू डिसइंफेक्ट एयर एंड द सरफेसेस। अब इसमें आप देखेंगे हम यूवी लाइट को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्लास में पेनिट्रेट नहीं होती, ये प्लास्टिक में पेनिट्रेट नहीं होगी, और ये वाटर तक नहीं जा सकती। ठीक है, तो यूवी डज नॉट पेनिट्रेट ग्लास, प्लास्टिक और वाटर वेरी वेल। तो फिर हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ करते हैं, जो किस फॉर्म में आपको मिलेंगी, जो आपको एक्स-रेज़ की फॉर्म में मिलती हैं, गैमा रेज़ की फॉर्म में मिलती हैं। और ये कहाँ कहाँ पेनिट्रेट होती हैं, स्पोरोसाइडल, और पेनिट्रेट कर जाती हैं इसके अंदर बहुत आसानी से। इसी वजह से ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बेटा अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है बेटा केमिकल मेथड से रिलेटेड। केमिकल मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे, हमारे पास तरीक़ाकार है कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल्स को किल करने के लिए। अब इस केमिकल में देखा बेटे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इधर हैं हमारे पास कुछ एंटीसेप्टिक्स, और इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बेटा केमिकल्स जो हैं दो टाइप्स के आपको यहाँ पे मिल रहे हैं केमिकल मेथड में, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स के बारे में आप ज़रा याद रखें कि दे आर यूज्ड ऑन लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज़, जो कि आपको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एक एग्जांपल है आपके एंटीसेप्टिक केमिकल की। इसके अलावा हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं ऑन नॉन लिविंग मटेरियल, जैसे कि अल्कोहल है, क्लोरीन है और फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारे पास मौजूद हैं इन दो तरह के केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। इसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ कीमोथेरेपेटिक्स और एंटीबायोटिक्स भी हम यूज़ करते हैं, विच यूज़ फॉर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म। हमारा जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको बचाने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसमें हमारे डेफिनेटली बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो हमारे
बॉडी को महफूज रखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो हम क्या करें, तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, हमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। इसमें आप अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप ये एग्जांपल्स बड़ी आसानी से देख सकते हैं, दैट इज़ सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन। ये आपके पास एग्जाम्पल हैं। और ये जितनी ड्रग्स के नाम आपको पास मैंने यहाँ पे लिए हैं बेटा, ये इनके अंदर एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये उनकी ग्रोथ को रोकती है। ये हमारे पास हो गए केमिकल्स जो मैंने यहाँ से आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। अगर आप इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को देखें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हम ये पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कैसे हेल्प करती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगी। सबसे पहली चीज़ जो माइक्रोबियल कंट्रोल है आपका, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल आप देते हैं वैक्सीन्स की। देखिए इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन ये दो अलग चीज़ें हैं। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारियां वो कॉज करते हैं उससे फाइट करने के लिए। इसमें एग्जाम्पल इन्होंने वैक्सीनेशन की जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम नज़र आ रही है कि ये एक वैक्सीन है जो कि मसल में लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को अगर आप देखें तो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या हैं? दीज आर द फॉरेन पार्टिकल्स, दीज कैन बी द वीकेंड पैथोजेंस, जो कि आपकी बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। अब उसकी इंसर्शन से क्या होता है, जब ये एंटीजन आपके ब्लड में जाएगी थ्रू इंजेक्शन तो क्या होगा, ये एंटीजन ट्रिगर करेगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी। अब ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इट इज़ एंटीबॉडी। ये वाई शेप डायग्राम होती है इस तरह से। ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीजन के साथ आपको नज़र आ रही है, ये इसके साथ पेयरिंग करेगी, यानी ये इसको जाके अटैच होगी और उसके नतीजे में ये क्या निकालते हैं, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इसके नतीजे में ये क्या करती हैं, ये इन एंटीजन्स के आने के बाद बनती हैं। यानी कि आपकी बॉडी में अगर पहले इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई हुई तो जैसे ही ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होती है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दी है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जब आपकी बॉडी में बन जाती है तो आपकी बॉडी इम्यूनाइज होना शुरू हो जाती है अगेंस्ट दिस एंटीजन। तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन में जो है हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से हमें डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट दीज पैथोजेंस इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। ये एक प्रोसीजर है जिसमें आपने या तो एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं उसे एलिमिनेट किया जाए, उसे कम किया जाए हमारी बॉडी के अंदर से। इसके अलावा कुछ और मेयर्स हैं जिन्हें हम रख के अपने आप को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। ये अनदर मेयर्स हमारे पास हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी हमारा पीने का पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारा सीवेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, हमारा डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, हमारी फूड की प्रिजर्वेशंस जो हैं वो हाइजेनिक होनी चाहिए, यानी जो भी खाना हम खाते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिनकी वजह से हम जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद बेटा हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बेटा ये जो स्लाइड हम करने लगे हैं इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट्स। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे
बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको नज़र आ रहा है रिगार्डिंग पास्चर। पास्चर का बेटा एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको हम देख लेते हैं। लुइस पास्चर जिसका नाम था, उसका एक्सपेरिमेंट हम करने जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेटा जो इसका पहला एक्सपेरिमेंट था, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द बैक्टीरियम। ये जो बैक्टीरियम है हमारे पास, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉलरा, मुर्गियों में बीमारी है कॉलरा, उसको उसने स्टडी किया था। इस एक्सपेरिमेंट को हमने अब डिस्कस करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ये, इसने क्या किया था, बैक्टीरिया को आइसोलेट किया था जो कॉलरा कॉज कर रहा था। ठीक है, उसने चिकन के अंदर से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। उसके बाद उसने सेकंड पॉइंट पे आके क्या किया, उसको ग्रीव इन प्योर कल्चर, यानी कि उसने इसको एक कल्चर बनाया इस तरह से। ये एक आपकी पेट्री डिश है, उसमें इसने कल्चर बनाया और इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो करवा दिया। बेटा जब ये बैक्टीरियल कॉलोनीज़ यहाँ पे ग्रो हो गई तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसे इनोकुलेट किया यानी ट्रांसफ़र किया इन हेल्दी चिकन विद प्योर कल्चर, यानी ये जो प्योर कल्चर था उसे इसने ट्रांसमिट कर दिया किसके अंदर, हेल्दी चिकन के अंदर। नेक्स्ट क्या हुआ, अब इसके नतीजे में क्या चीज़ सामने आई, इसके नतीजे में ये चीज़ सामने आई। उसने क्या किया, उसने जब ये इनोकुलेशन कर ली तो उसने थोड़ी सी देर के लिए इंतज़ार किया कि कहा कि देखता हूँ मैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब जो उसका रिज़ल्ट आया उसमें जो चिकन थी, फोर्थ पॉइंट पे हम जा रहे हैं, जो चिकन थी गेट फेल्ड टू गेट सिक, यानी कि चिकन जो है वो बीमार नहीं हुई। उसकी अजम्पशन ये थी कि हो सकता है कि जो चिकन है वो जो है बीमार हो जाए और वो डेथ हो जाए उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसका एक रीज़न था जो फिफ्थ पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि बैक्टीरिया जो था उसने अपनी पैथोजेनिसिटी लॉस कर दी थी आफ्टर ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है, एक लंबे अरसे तक जब उसका जो है वो कल्चर लगा रहा और उसके बाद उसने जो उसको इनोकुलेशन दी और उसके बाद उसने हेल्दी चिकन को इनोकुलेट किया था, तो उसके नतीजे में उसको ये चीज़ सामने मिली कि बैक्टीरिया ने अपनी पैथोजेनिसिटी को जो है वो लॉस कर दिया था। और उसके बाद उसने एक और नतीजा देखा, उसमें यहाँ पे उसने ये देखा कि बजाय चिकन की डेथ होती, चिकन के जो सेल थे वो हो गए स्टिमुलेटेड, यानी कि जो बैक्टीरिया था वो एज एन एंटीजन मौजूद था चिकन की बॉडी में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो चिकन की बॉडी थी उसने क्या बनाना शुरू कर दी, उसने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई अगेंस्ट दैट बैक्टीरियम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चिकन की जो बॉडी थी वो इम्यूनाइज्ड हो चुकी थी अगेंस्ट दैट बैक्टीरियम। इसी वजह से जो है वो चिकन सरवाइव कर गई थी। तो ये जो था इसका रिज़ल्ट था कि चिकन जो है वो सरवाइव कर चुका था। इसके बाद बेटा ये एक डायग्राम है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये पास्चर है 1880 में जो है ये जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कार्टूनिक डायग्राम है बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे पास्चर कंटिन्यूड हिज सर्च फॉर वैक्सीन बाय ट्रायल्स एंड एरर्स, यानी कि मुसलसल एक्सपेरिमेंट करता रहा। फिर उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी होती थी, फिर कुछ खामियां भी आ जाती थी। देन वो कंटिन्यूसली इसको करता रहा। तो उसने जो है वो चिकन कॉलरा के साथ जो है वो काम किया, बिकॉज़ उस वक्त में
ये बड़ी डिवास्टेटिंग डिजीज़ थी। डिवास्टेटिंग डिजीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जानलेवा साबित होती थी, और ज़्यादातर ये जो है आपको उस टाइम पे जो है ना ये मुर्गियों में बहुत ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से चिकन्स की जो है वो अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। तो उसने फिर चिकन कॉलरा जो था वो उसको आइसोलेट कर लिया था और इंजेक्ट किया था डिफरेंट स्ट्रेंथ, यानी कि मुख्तलिफ हेल्दी चिकन्स के अंदर, और बग़ैर विदाउट सक्सेस वो ये काम करता गया। और उसके बाद जो है आफ्टर सेवरल वीक्स, आप उसमें देख सकते हैं बेटा ये डायग्राम यहाँ पे, ये भी एक कार्टूनिक डायग्राम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सेवरल वीक्स में आप देखें यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो है एक मीडियम है जो कि यहाँ पे मौजूद है, और इसमें आप देखते हैं ये फ्रेश वायरुलेंट कल्चर ऑफ चिकन कॉलरा बैक्टीरिया। ठीक है, वायरुलेंट का यहाँ से मुराद ये है कि ये पैथोजेनिक है। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जब उसने प्रीवियसली चिकन को इनोकुलेट किया तो चिकन जो है वो हेल्दी रहा। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, नीचे ही बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि चिकन विच इज़ नॉट प्रीवियसली इनोकुलेटेड, उसकी डेथ हो गई। यानी कि इनोकुलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि एंटीजन को बॉडी में जब तक एक्सपोज ना किया जाए वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं देती। अगर आप पहले से इम्यूनाइज्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाली जो बीमारी है वो आप पे कोई असर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इस पूरी डायग्राम का मकसद यहाँ पे बताने का ये है बेटा कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनाइज्ड है पहले से, तो कोई भी पैथोजन जो है, जिस पैथोजन के अगेंस्ट आप इम्यूनाइज्ड हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, तो उसके अगेंस्ट जब आप इम्यूनाइज हो जाते हैं तो फर्दर फ्यूचर में आपको ऐसी बीमारियां अटैक नहीं करती, बिकॉज़ आपके जो मेमोरी सेल्स हैं उनके पास ये चीज़ स्टोर्ड होती है कि हमें ये चीज़ जब हमारी बॉडी में एंटर होगी तो हमने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी है और हमें इसके अगेंस्ट फाइट करना है। तो ये डायग्राम जो थी यहाँ पे बताने का मकसद ये मेरा आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं पास्चर के एक्सपेरिमेंट पे। जो हमारा पास्चर का एक्सपेरिमेंट है बेटा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड एक्सपेरिमेंट डन बाय पास्चर, और ये बेसिकली था, एक बीमारी होती है इसको हम कहते हैं एंथ्रेक्स। इसकी प्रिवेंशन, इससे बचने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था पास्चर ने, उसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एंथ्रेक्स की जो बीमारी है उसमें क्या हुआ है। उसमें हम देखते हैं इनोकुलेशन विद एटेन्यूएटेड कल्चर्स। ये एक टर्म है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई हो सकती है, तो हम इसको देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। एटेन्यूएटेड का मतलब है प्रीवियस, या आप इसको कह सकते हैं ओल्ड। और ये क्या चीज़ें होती हैं? दीज आर वीकेंड या डेड पैथोजेंस, ये टर्म्स इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा इनोकुलेशन जो है वो प्रीवियस, ओल्ड, वीकेंड या डेड पैथोजन से हम करते हैं, और ये हमने किसके थ्रू की है? ये हम कर रहे हैं फॉर एंथ्रेक्स, यानी कि हम एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ें जो होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। सो पास्चर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ऑन द होल आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया कि पास्चर ने जो एटेन्यूएटेड कल्चर थे बैक्टीरिया के जो बनाए थे उन्हें उसने इस्तेमाल किया था एज अ वैक्सीन, और इस वैक्सीन के जाने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई उस प्रोसेस को उसने नाम दिया वैक्सीनेशन। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पास्चर ने एटेन्यूएटेड यानी प्रीवियस, ओल्ड, डेड, वीकेंड पैथोजेंस के साथ काम किया उसे उसने टर्म किया उस टाइम पे एज वैक्सीन। और जब ये बॉडी में इंसर्ट हुई और इसने जब इम्यूनिटी क्रिएट की, डेवलप की,
इन्हीं कल्चर्स के साथ, इन्हीं प्रीवियस ओल्ड वीक एंड डेड पैथोजेंस के साथ, तो उसने उस पूरे प्रोसेस को टर्म कर दिया वैक्सीनेशन से। तो ये चीज़ पास्चर की जो है वो उस वक्त कामयाब हुई, और इस स्लाइड को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हमारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है बेटा वो है एडवर्ड जेनर का इन 1749 से 1823 इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, और इसने बेसिकली जो प्रोसेस डेवलप किया था उसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस उसने किया था, ये इसका बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक आप देखते हैं कि एक 8 साल का लड़का था जिसका नाम था जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स जो था 8 साल का लड़का, उसके साथ उसने जो है ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था वो परफॉर्म किया था। बेटा ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है इसमें हमने ये देखना है कि अ बॉय वॉज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो अपनी उसने वैक्सीनेशन बनाई थी। और उसमें उस टाइम पे वहाँ पे कुछ मिल्क मेड्स हुआ करती थी, ये जो दूध दोती हैं भैंसों का, उनको उस टाइम पे जो है वो काऊ पॉक्स से सफ़र कर रही थी। ठीक है, अब वो जो काऊ पॉक्स से सफ़र कर रही थी, इट वॉज नेवर कंट्रैक्टेड विद वायरुलेंट स्मॉल पॉक्स। उसे स्मॉल पॉक्स जो है वो कुछ नहीं कह पा रहा था या उसे नुकसान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो पहले ही काऊ पॉक्स से सफ़र कर रही थी। तो जेनर जो था उसने इनोकुलेट किया जेम्स फिप्स को, 8 साल के लड़के को जो उसके गार्डनर का बेटा था, विद द काऊ पॉक्स और लेटर ऑन विद द स्मॉल पॉक्स। अब वो इनका असर देखना चाह रहा था कि इन दोनों का असर क्या होता है, क्योंकि हैं तो ये वायरुलेंट चीज़ें, तो इसके करने से उसे क्या मिला अब हम आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ, जब उसने लड़के को वैक्सीनेट किया अगेंस्ट द काऊ पॉक्स एंड द स्मॉल पॉक्स, तो क्या हुआ। इसके नतीजे में आप देखेंगे कि जो लड़का जो था उससे स्मॉल पॉक्स नहीं हुए, क्योंकि इसका रीज़न यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन अचीव्ड। क्योंकि लड़के के जो इम्यून सेल थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर दी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लड़के का इम्यून सिस्टम था उसने प्रोटेक्शन शो करना शुरू कर दी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, एंड व्हाट विड बी द नेक्स्ट, कि लड़का जो है वो सरवाइव कर गया फ्रॉम स्मॉल पॉक्स रादर देन काऊ पॉक्स। क्योंकि काऊ पॉक्स से ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बॉडी जो है वो इम्यूनाइज्ड हो गई, और उसी वजह से जो है वो स्मॉल पॉक्स के से जो है ना लड़का सरवाइव कर चुका था। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमारे पास जो पास्चर है उसकी कुछ और इन्वेंशंस भी हैं। एक बीमारी है बड़ी मशहूर बीमारी, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया रेबीज़। हाइड्रोफोबिया रेबीज़ जो है इट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज फॉर दोज पीपल विच, जो जिन्हें बाइट होता है, जिन्हें जो है वो रैबिट डॉग्स या रैबिट कैट्स अगर काट लें, यानी इस बीमारी से सफ़र होने वाले पहले से जानवर अगर किसी इंसान को काट लेते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोफोबिया रेबीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो हाइड्रोफोबिया रेबीज़ है इसको रेबीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी रिलेट करती है कॉज ऑफ फीवर ऑफ वाटर, यानी कि इससे क्या होता है इंसान पानी से डरने लग जाता है। इवन पानी को जो है वो निगलने के लिए, उसको स्वेलो करने के लिए भी जो उसके मसल्स होते हैं इनसाइड, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि डर के नतीजे में पैदा होती है, फियर के नतीजे में पैदा होती है, क्योंकि उसे पानी देख के जो है वो डर फील होना शुरू होता है। और उसकी वजह ये होती है कि इस तरह के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बॉडी में, वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा ये जो चीज़ थी जो हमने डिस्कस की, ये सारी की सारी रिलेट कर रही थी वैक्सीनेशन के प्रोसेस से जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। सो
इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये समझ भी आया होगा और इंशाल्लाह फिर कल हम अपने नए टॉपिक